हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स के बारे में। मतलब हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर रेस्पिरेशन सिस्टम से हमें एग्जाम्स में जो पूछी जाती हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से ये पूरे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं और ये किस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर एक डिसफंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स को समझने के लिए। जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं इससे रिलेटेड उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो लास्ट सेशन में केमिस्ट्री का सेशन हुआ था उसमें कई लोगों को डाउट्स थे, तो पहले उनको देख लेंगे, फिर आगे लेक्चर प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर के PDF यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 शेल्स एंड दैट आर कंप्लीटली फिल्ड। निम्नलिखित में से किस तत्व में 2 कोश हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कई बच्चों ने मुझे हीलियम का पूछा कि सर हीलियम भी तो पूरी तरह से फिल है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन का कितना होता है? तो नियॉन का होता है 10। इसके अलावा कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो होता है 20। और फिर है बोरोन। बोरोन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन सबसे पहले, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और 5वें नंबर पे आ जाता है बोरोन। तो बोरोन का है 5। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 2 शेल्स हों, जिसमें 2 कक्षाएं हों और वो दोनों के दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम कैसा है? ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर एक शेल है, इस शेल के अंदर आपके क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1 ही है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि n जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। मतलब इसमें कितनी कक्षाएं होनी चाहिए? 2 कक्षाएं होनी चाहिए। तो हीलियम में तो सिर्फ एक ही कक्षा है, वो पूरी तरह से भरी हुई है। अब नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन में क्या मिलेगा? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 मिलेगा। मतलब इसकी जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरी कक्षा में कितने होंगे? तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नियॉन जो है इसके पास 2 शेल भी हैं और दोनों के दोनों जो है कंप्लीटली फिल्ड भी हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के पास तो 20 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर आखिरी में देखते हैं तो Ca2+ इसकी वैलेंसी है। बोरोन की देखें तो 3+ हो जाती है। मतलब इनके जो है पूरी तरह से शेल कंप्लीट ही नहीं है। जैसे बोरोन को ही देख लें तो बोरोन का क्या है? पहले में 2, दूसरे में 1 2 3, इसको 5 और चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही है कि दोनों पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। तो दोनों तो पूर्ण रूप से किसके भरे होंगे? तो नियॉन के ही भरे होंगे। तो आंसर हो जाएगा नियॉन, ना कि हीलियम। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18th एलिमेंट। जो ग्रुप 18th होता है पीरियोडिक टेबल में, एक तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है, ये सेकेंड ग्रुप, ऐसे ही 3 से 12 यहाँ होते हैं, फिर 13 14 15 16 17 और 18। तो जो 18th ग्रुप एलिमेंट होता है, इस 18th ग्रुप एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। इसी को नोबल गैस कहा जाता है, या फिर इसको ही इनर्ट गैस कहा जाता है, या इसको ही 0th ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? ये 18th ग्रुप एलिमेंट के हैं। तो आपका 18वें समूह के तत्वों का दूसरा नाम क्या है? तो इनको हम क्या बोल देते हैं? उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस। ये सारे नाम होते हैं कि ये किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और ये कोई भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करती। इसमें क्या आ जाता है? तो हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है, आर्गन आ जाता है, क्रिप्टन आ जाता है, जेनन आ जाता है, रेडॉन आ जाता है। ये सारे क्या हैं? इनर्ट गैसेस ही हैं। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बना? तो इसको वैसे तो पढ़ना है हमको, लेकिन आप याद रखिए कि हमने यहाँ पे जो किया है, मतलब हेनरी मॉसले ने
1913 में जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी बताई वो किसके आधार पर बताई? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बताई। इससे पहले जितने लोग थे वो सब एटॉमिक मास पर काम कर रहे थे, परमाणु क्रमांक पे काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा सोचा जाए किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर, मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, तो जाकर हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला है। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। अब हम चालू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है कि किस तरीके से हमारे ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को समझेंगे। नॉर्मली तो ह्यूमन ब्रीथ करता है लंग से आपका ब्लड में ऑक्सीजन जाना, ये प्रोसेस होती रहती है, फिर ऑक्सीजन का सेल्स पे जाना, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सारी चीज़ें तो आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर किसी के अंतर्गत ये जो पूरा श्वसन प्रणाली है ये सही से काम ना करे तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन डिसऑर्डर्स पर बात करते हैं। सबसे पहला एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो एक नॉर्मल दर है, मतलब कोई भी ह्यूमन जो है हेल्दी है, स्वस्थ है, वो लगभग 12 से 15 बार 1 मिनट में सांस लेता है। एक बार में जब हम श्वास लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हम लगभग 500 ml जो है श्वास अंदर लेते हैं। तो ये जो है 1 मिनट के अंदर हम 6000 ml मतलब 6 लीटर गैस को ले सकते हैं अंदर। तो ऐसा ये नॉर्मली होता है कि 12 से 15 बार हर प्रति मिनट हम श्वास लेते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की बात की जाए तो बच्चे के अंदर ये जो दर मिलेगी वो 44 मिलेगी। 44 जो है टाइम्स वो सांस लेगा, 44 बार वो श्वास लेगा 1 मिनट के अंदर। तो बच्चे के अंदर हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है और ये भी होता है, हम जैसे जैसे एज होती जाती है स्लो होता जाता है। तो 12 से 15 जो चीज़ है इसी को कहा जाता है यूपेनिया। यूपेनिया का मतलब जो है कि मतलब एक सही तौर पर काम कर रहा है। लेकिन यूपनिया के अंदर ही कई बार जो है हमको देखने मिलता है किसी की सांस तेज चलने लगती है, किसी की स्लो चलने लगती है। तो यहीं से डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कई लोगों को वेंटिलेटर्स पे रखा जाता है, जब वो खुद से श्वास नहीं ले पाते तो उनको वेंटिलेशंस दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे मैंने यूपनिया बात किया। यूपनिया जो है वो बेसिकली एक सही तौर पर स्थिति है जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से उसका ब्रीथिंग सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जिसमें नहीं काम करता उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे देखिए यूपनिया, यूपनिया में यू वर्ड आता है, यू कैरियोटिक में भी यू वर्ड आता था। यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। तो बेसिकली जिसके अंदर सही तौर पर काम कर रहा है ब्रीदिंग सिस्टम उसको कहा जाता है यूपनिया, जो कि नॉर्मल या क्वाइट ब्रीदिंग का होता है, जो 12 से 15 ब्रीथ प्रति मिनट एडल्ट्स के अंदर, वयस्कों के अंदर, और 44 प्रति मिनट बच्चों के अंदर। अब देखा जाए तो ये तो सामान्य क्रम है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा हो गई, किसी के अंदर कम हो गई, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ही समझेंगे हमारा। तो देखिए, अगर किसी के अंदर बोला जाए कि जैसे हाइपरपीनिया हो गया, तो वो क्या हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई, गहरी सांस जो है लेना हो गया। मतलब गहरी सांस लेने में क्या होगा, जब आप गहरी सांस लेते हो तो समय ज़्यादा लगता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को यूपनिया, लेकिन आपका लंबा समय लगने लग गया तो डीप ब्रीदिंग, मतलब आपका बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। मतलब 1 मिनट में आपका डीप ब्रीदिंग में क्या होगा, हाइपर केस हो गया कि आप जो है 12 से 15 बार श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हाइपोनिया हो गया तो शैलो ब्रीदिंग, मतलब बहुत ही कम श्वास ले पाना। इसके अलावा डिस्पेनिया जो है आपको श्वास लेने में तकलीफ होना। इसके अलावा एपनिया जो है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, कई लोग जो है श्वास ही नहीं ले पाते तो उनको फिर कई तरह के अटैक्स आ जाते हैं। इसके अलावा टेकिपनिया, ये रैपिड ब्रीदिंग रेट होता है, जब आपका बहुत तेजी से जो है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है तो उसको टेकिपनिया कहा जाता है। और ब्रेडिपनिया जो होता है स्लो ब्रीदिंग के कारण होता है। देखा जाए तो ये टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया ये जो है ये बताया जाता है, कई बार आप यॉर्निंग करते हैं, आप जो है उबासी लेते हैं। उबासी में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसको समझने के लिए क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से CO2 है, लेकिन ये CO2 का अगर लेवल बढ़ रहा है तो बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी से CO2 ज़्यादा बाहर आनी चाहती है, तो हमारी बॉडी अपने आप क्या करती है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देती है। इसी को कहा जाता है टेकिपनिया। तो हम बहुत तेज़ी से वहाँ पर ब्रीदिंग करने लगते हैं। इसके अलावा ब्रेडिपनिया में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो CO2 जो होता है वो CO2 H2O के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बोनेट बना देता है और हमारे रक्त को एसिडिक बना देता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई CO2 अगर रक्त में ज़्यादा मिल जाए या फिर हमारा रक्त जो है एसिडिक ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रेडिपनिया।
तो ये भी एक चीज़ होती है। इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन, रैपिड डीप ब्रीदिंग, बहुत तेजी से गहरी गहरी श्वास लेने लगे तो उसको हाइपर वेंटिलेशन कहा जाता है। इसके अलावा साइन है ये स्टोक्स ब्रीदिंग होती है, पीरियड्स ऑफ एपनिया इंटरस्पर्स्ड विथ हाइपरनिया। देखिए यहाँ पर जो एपनिया होता है, एपनिया का मतलब कि आप श्वास ही नहीं, एब्सेंस ऑफ श्वास, तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टोक्स ब्रीदिंग होती है, एक तरह का स्ट्रोक आने लगते हैं उस कंडीशन में होते हैं। तो इसमें जो कंडीशन आपको पढ़कर जानी है एग्जाम्स में, वो आप ये टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हाइपरनिया और हाइपोनिया, डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना, और शैलो ब्रीदिंग मतलब उछली श्वास लेना, ये चीज होती है। तो यूपनिया पूछा जाएगा तो 12 से 15 बार 1 मिनट में आप श्वास लेते हैं, बच्चों के अंदर 44 है, ऊपर नीचे होगा तो टेकिपनिया या ब्रेडिकनिया होगा। अगर एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो गई, किसी की श्वास आना ही बंद हो गई, तो जो है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता है, उनको वेंटिलेशन पे डालना पड़ता है, तो एपनिया में हो जाता है। और डिसिप्निया जो होता है, किसी को श्वास लेने में तकलीफ होने लगे, जैसे कोविड में अभी कई लोगों के लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो गए थे, तो उनको ये कंडीशन देखने मिल रही थी। तो इन्हीं चीज़ों पर हमारी पूरी की पूरी बात होती है। तो देखा जाए तो भाई हमारी लंग्स जो हैं, हमारे फेफड़े जो हैं, इनके अंदर बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनके अंदर एक चीज़ आपने पढ़ी थी जिनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स जो होता है कि मतलब ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, और यहाँ पे ब्रोंकियोल्स जो है फिर अलग अलग इस तरह के आकार में एल्वियोली पे होते हैं, यही हमने देखा था। अब होता क्या है, ब्रोंकियोल्स में जाकर आपका बहुत ज़्यादा, अगर जैसे आपको कफ बहुत ज़्यादा आने लगे, तो एक कंडीशन होती है कि आपके फेफड़ों के अंदर ब्रोंकिटीज हो गया है, मतलब इनके अंदर बहुत सारी चीजें जाकर जमा हो जाना, म्यूकस जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, तो ब्रोंकिटिस कंडीशन होती है। इन्हीं लंग्स के अंदर अगर पानी जम जाता है तो उस कंडीशन को निमोनिया बोल दिया जाता है। कई लोगों को क्या होता है कि जैसे कि कई तरह के और भी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब जहां वो काम करते हैं इसी से जुड़ा हुआ होता है। अब उनको होता क्या है कि जैसे कोई ग्लास इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ग्लास मतलब कांच के उद्योग में काम कर रहा है, तो अब कांच के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके लंग्स में जाकर जमा हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है सिलिकोसिस, या फिर इसी को एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। तो ये भी एक तरह की लंग्स की डिजीज ही है। इसके अलावा कई लोग जो होते हैं आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्टील उद्योग में काम करते हैं, तो स्टील के भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लंग्स में जाकर मिल जाते हैं। अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन में हम कार्बन मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है, इसमें निकल क्रोमियम मिला दें तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो आयरन के ही आप पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स होते हैं। आयरन का एक टाइप होता है जिसको हेमेटाइट कहा जाता है, एक होता है जिसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, एक होता है जिसको साइडराइट कहा जाता है, एक टाइप होता है जिसको लिमोनाइट कहा जाता है। तो ये जो स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, तो आयरन का ही एक प्रकार है साइडराइट, और इसी से एक डिजीज निकल गई जिसको साइड्रोसिस कहा जाता है। तो ये किसके कारण होता है, जो स्टील इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनके लंग्स के अंदर अगर छोटे छोटे जो कण हैं आयरन के चले जाएं तो साइड्रोसिस होता है। इसके अलावा कई लोग होते हैं जो गन्ने की फैक्ट्री होती है, गन्ने की फैक्ट्री का मतलब गन्ने से जो शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, शुगर मिल की बात कर रहे हैं हम, तो शुगर मिल में क्या होता है, गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। अब गन्ने के छोटे छोटे जो बारीक कण होते हैं वो उनके लंग्स में जाके फंस जाते हैं, तो ये भी एक तरह की डिजीज होती है। इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गन्ने के, उसको बगासिस कहा जाता है। तो बगासिस जो है वो अगर उसमें चला गया है तो इसको बगासोसिस कह दिया जाता है, जब आपका गन्ने के छोटे छोटे कण आपके लंग्स में फेफड़ों में चले जाएं। इसके अलावा जो किसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा भूसे वगैरह में रहते हैं, गेहूं के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको पराली भी कहा जाता है, तो ये जब उनके लंग्स में चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है फार्मर्स लंग्स डिजीज। मतलब भूसा अगर लंग्स में घुस गया तो उसको फार्मर्स लंग्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर कोई कपड़े की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है,
सूती वस्त्र उद्योग में कर रहा है, तो ऐसी जगह क्या होता है कि उनके कॉटन के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके लंग्स में जाकर जमा हो जाते हैं, तो उसको ब्राउन लंग डिजीज कहा जाता है। ये भी एक कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर कोयले उद्योग में कोई काम कर रहा है तो उसको ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। कोयले के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं तो ब्लैक लंग, काले फेफड़े हो जाते हैं। इस कंडीशन को जो है आपका एंथ्रोसिस कहा जाता है। जो ब्लैक लंग वाला है इसको एंथ्रोसिस कहते हैं। तो ऐसे ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो ऑक्यूपेशनल होते हैं। इसके बाद देखिए कई जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, बहुत डीप सी में जाकर जो है स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं। तो होता क्या है कि नीचे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से होता यह है कि ये जो है इनके ऑक्सीजन ये सिलेंडर्स लेकर जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होती है। तो नाइट्रोजन क्या होता है इनके बॉडी के अंदर जाकर जो है मतलब ऑक्सीजन तो जाता ही है, साथ साथ ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी रक्त वाहिकाएं उनमें नाइट्रोजन जाकर जमा होने लगता है। तो ऐसी भी डिजीज होती है, वो फिर जो है इसको कहा जाता है डिसबैरिज्म। तो इसलिए ये जो है साथ में कुछ ऐसे रोप्स लेकर जाते हैं, जब ये अनकॉन्शियस होने लगते हैं तो फिर इनको बचा लिया जाता है। तो डिसबैरिज्म भी एक कंडीशन होती है जो डीप सी डाइवर्स को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल लंग्स की बात करें तो नॉर्मल लंग्स जो है आपकी कुछ इस तरीके की होती है, इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस होता है जिससे ऑक्सीजन जो है आसानी से आना जाना कर लेता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। लेकिन क्या होता है कई लोगों के अंदर ये लंग्स के अंदर म्यूकस जमा होने लगता है, एक तरह का फ्लूइड लिक्विड मतलब सेमी सॉलिड टाइप की चीज होती है जो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देता है। तो एक्सेस अगर यहाँ पर होगा म्यूकस तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अस्थमाटिक लंग हो जाएगी। दमा का जो रोग होता है उसमें यही म्यूकस भर जाता है। तो दमा जो है, अस्थमा कई लोग बोलते हैं कि ये फंगस डिजीज है, लेकिन ये एक तरह की एलर्जी के कारण होता है। तो एलर्जिक डिजीज याद रखेंगे, एलर्जी के कारण जो है अस्थमा हो जाता है। तो एस्थमेटिक लंग्स में इस तरीके की चीज हो जाती है। जो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं वो इस तरह की देखने मिलती हैं, लेकिन जिसको अस्थमा हो जाता है तो अस्थमा में ये इस तरीके से इनके पूरे लंग्स के अंदर भर जाता है। तो इसके कारण उनको जो है बार बार इस तरह का एक मतलब म्यूकस को हटाने के लिए इस तरह की चीज को लेना पड़ता है। वो जब कई बार अपना ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उनकी लंग्स के अंदर जो मतलब एक तरीके म्यूकस जो होता है बहुत ज्यादा कंजस्टेड कर देता है उस चीज को, फिर वो रिलैक्स होता है। तो वो नॉर्मल एयरवेज के लिए ये करते हैं, तो पंप का यूज करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग। इसके अलावा ये भी चीज होती है, जो लोग कई बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि लंग्स की जो एल्वियोली होती है, ये एल्वियोली जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होने के कारण एक रोग हो जाता है जिनको कहा जाता है एम्फीसाइमा। तो ये जो है आपका एल्वियोली के अंदर अगर दिक्कत होगी तो एम्फीसाइमा होता है, इनकी एल्वियोली जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो उस तरह की कंडीशंस को एम्फीसाइमा कहा जाता है। तो ब्रीथ लेने में काफी मुश्किल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके की चीजें हम बता सकते हैं। अगर लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगे, मतलब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, तो ये कंडीशन होती है लंग्स कैंसर की। और लंग्स कैंसर के जो बहुत सारे यूज हैं वो टोबाको वगैरह कंजप्शन से ज्यादा होते हैं। जो तंबाकू का सेवन करते हैं, इस तरह की स्मोक वगैरह करते हैं, उनको ज्यादा होता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो मैंने बताया, म्यूकस जो है एक एलर्जी के कारण होता है, तो अस्थमा वगैरह तरह की चीज हो जाती है। इसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो अलग अलग फाइबर्स बनने लगते हैं या कई चीज़ों का जमाव होने लगता है, तो फाइब्रोसिस होता है। इन्फेक्शंस की बात करें तो न्यूमोनिया और टीबी जो है ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, तो निमोनिया और टीबी जो है ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी होता है, कई बार वायरस के भी कारण होता है। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में मैंने आपको नाम बताए ही, जैसे कि सिलिकोसिस होता है, साइड्रोसिस होता है, बगासिस होता है, एंथ्रोसिस होता है, फार्मर्स लंग्स होता है, ब्राउन लंग होता है, ब्लैक लंग्स होते हैं। तो इस तरीके की आप चीज़ बता सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक चीज़ होती है। कई बार जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें रक्त के जो है थक्के जमने लगते हैं, ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। तो जितने भी डिसऑर्डर्स आपको आएंगे वो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज की क्लास के। तो ये बताना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, पाचन क्रिया को, यकृत की कार्य प्रणाली को,
वृक्क की कार्य प्रणाली को या रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थमा इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ, दमे की सूजन का कारण होता है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ट्रैकिया या फ्रेनेक्स, तो इसका आंसर करिए। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी फाउंड इन वर्कर्स वर्किंग इन अ मिल, मिल में काम करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग पाया जाता है, एम्फीसाइमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकिटिस या फिर अस्थमा, ये जो है वात स्फीति या फिर व्यावसायिक श्वसन संबंधी विकार, ब्रोंकाइटिस या दमा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आज की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा कोई डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे, और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।